ये सीधी तस्वीरें आप संसद से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और स्पीकर बस पहुंचने वाले हैं अपनी कुर्सी पर, लेकिन नारेबाजी हो रही है। टेबल थपथपाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया पहले जब वो पहुंचे, और अब ओम बिरला पहुंच चुके हैं स्पीकर लोकसभा में। लेकिन उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नारे लगे, उनका स्वागत किया गया। सीटें थपथपाकर जोरदार आवाज में उनका स्वागत किया गया है। बार बार मोदी सरकार के नारे लग रहे हैं। इस वक्त संसद के अंदर बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार के नारे बीजेपी के सांसदों ने लगाए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह एक रो में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले पीएम मोदी राजनाथ सिंह से कुछ गुफ्तगू करते हुए भी नजर आए, और बीजेपी के तमाम सांसद नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सदन के अंदर बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार के नारे इस वक्त लग रहे हैं। जिस तरह की जीत दर्ज की है बीजेपी ने, उसके बाद संसद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो देखिए तथा विशेषाधिकार संबंधी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। उन्होंने बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री विजय कुमार यादव का निधन 23 सितंबर 2023 को 94 वर्ष की आयु में नालंदा, बिहार में हुआ। श्री सरताज सिंह चटवाल ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी खास तस्वीरें हैं। आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। लोकसभा पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन के अंदर जोरदार नारे लगे हैं। एनडीए के सभी सांसदों ने एक स्वर में बार बार मोदी सरकार के नारे लगाए, तीसरी बार मोदी सरकार के नारे लगाए हैं। ये देखिए, सबसे आगे की रो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और तमाम सांसद अपनी सीटों पर खड़े होकर ताली बजाते हुए, नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी बार मोदी सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद जब पहुंचे तब भी उन्होंने कहा था कि सकारात्मक रूप से अब संसद के काम को आगे बढ़ाना है, विपक्ष को भी साथ में चलना चाहिए। तमाम तरह की बातें उन्होंने आज कही संसद के सत्र की शुरुआत में। लेकिन जैसे ही भीतर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह से स्वागत किया गया। बीजेपी के तमाम सांसद तालियां बजाकर, नारे लगाकर, टेबल थपथपाकर उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। बीजेपी ने जिस तरह की जीत दर्ज की है, उसके बाद बीजेपी के लिए उत्साहवर्धक है ये खबर आने वाले 2024 के चुनाव से पहले, और इसी वजह से नारे भी बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार।
देखिए, 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आए। 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की हैट्रिक बताया और कहा कि 2024 में भी हैट्रिक लगाएगी एनडीए सरकार। इस तरह के सीधे संकेत 2024 की राजनीति के मद्देनजर पीएम मोदी की तरफ से दिए गए। 3 राज्यों में महाविजय के बाद प्रधानमंत्री ने संसद से विपक्ष को आज एक बड़ी नसीहत भी दी। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी बार बार यह कहते रहे कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष तरीका बदले तो जनता के मन में बनी नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी। तो ये एक बड़ा जवाब आज उन तमाम आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को भी देते नजर आए। तो क्या नसीहत दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये संसद की तस्वीर देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में पहुंचे, वहां उनका किस तरह से बीजेपी के सांसदों ने स्वागत किया, नारेबाजी की, उनकी टेबल थपथपाई, तालियां बजाकर नारे लगाए और कहा कि अब की बार मोदी सरकार। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे संसद परिसर, तब उन्होंने एक दो नहीं कई मुद्दों पर बात की, विपक्ष को नसीहत दी, विपक्ष को बताया कि कैसे साथ आना चाहिए और कैसे ये जीत संभव हुई है, ये भी बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री ने। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के लिए विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए, अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए, तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। और इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। और स्टूडियो में 2 खास मेहमान राजेश जोशी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रियंका जी, मैं आप ही के पास आता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को एक बड़ी नसीहत कह लीजिए, सलाह कह लीजिए, आज दी है और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कैसे खोली जा सकती है यह भी बता दिया। सबसे पहले इस पर एक रिएक्शन आपकी पार्टी का, और सकारात्मकता दिखाने की जो बात की गई है वो क्या विपक्ष के सांसद करेंगे, दिखाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि सत्ता पार्टी को नसीहत देने की ज्यादा जरूरत थी, पर वो दी नहीं गई। जिस तरह संसद में पिछली बार इनके ही एक सांसद ने दूसरे सांसद के साथ जो व्यवहार किया, जो अपशब्द बोले, उसको लेकर क्या कहेंगे हम? मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी जी ने खोलने के जो वादा किया है वो खोल के रहेंगे। जिस तरह से 4000 किलोमीटर पैदल की यात्रा की उन्होंने, जिस तरह से भट्टा परसौल वो गए, उससे साफ जाहिर होता है कि मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी जी ही खोले। परंतु अगर बात करी जाए तो मुझे लगता है सलाह की जरूरत तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है, जो आग उगलते रहते हैं, गोली मारो जैसे नारे बोलते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो खुद को आईना देखना चाहिए, उसके बाद दूसरों को दिखाना चाहिए। रही बात कि 3 राज्यों में जो आपने सरकार बनाई, उसके लिए मैं यही कहूंगी कि ठीक है, जो जनता ने हमें मैंडेट दिया उसमें नंबर जरूर कम दिए, पर परसेंटेज हमें जो है, आज भी अगर बात करें तो परसेंटेज नहीं। प्रियंका जी, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि नकारात्मकता की राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन, अगर तरीका बदलेंगे तो नतीजे शानदार रहेंगे, बेहतर रहेंगे, ये सलाह दी उन्होंने। तो नहीं, नकारात्मक किसके लिए नकारात्मक? ये तो बताना चाहिए ना उनको कि अगर विपक्ष नकारात्मक बात नहीं करेगा, विपक्ष अगर त्रुटियां नहीं निकालेगा, तो कौन प्रियंका जी उनकी आवाज उठाएगा? प्रेम शुक्ला जी जनता की आवाज उठाते हैं, जनता की बात करते हैं, और अगर उसको नकारात्मकता लगती है तो लगने दे।
ठीक है, प्रेम शुक्ला जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्रियंका जी ने बता दिया कि पिछली बार कैसे संसद में ही सांसद महोदय ने बीजेपी के किस तरह का बयान दिया, फिर उनको कैसे अहम जिम्मेदारी राज्य के चुनाव में दे दी गई, तो फिर वो नकारात्मकता और उसके बारे में क्या बात की जाएगी? जीतने के बाद ऐसी अच्छी अच्छी बातें तो प्रधानमंत्री ने की हैं, लेकिन क्या बीजेपी के भी लोगों को या बाकी जो साथ में लोग हैं उनको भी वो नसीहत देंगे जो कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं? नहीं, सबके लिए सुमायरा जी, अभद्र शब्दों का प्रयोग, अपशब्दों का प्रयोग किसी के लिए जो है उसका स्वागत नहीं है, सबके लिए है। लेकिन आप मोदी जी के नाम पर जो है पूरी पिछड़ी जातियों को गाली दें और आपको अदालत कि आप क्षमा मांग लें, फिर भी आपका अहंकार इतना आसमान को छुए, आप क्षमा प्रार्थना भी न करें, तो ये किसका अहंकार है? और पिछले 9 वर्षों से 100 वर्ष चल रहा है, जितने भी संसद के सत्र जिसमें सकारात्मक आलोचना की गुंजाइश, संसद सत्र को देख लीजिए, मणिपुर के विषय पर जो है हंगामा किया गया और जो है उस पर चर्चा के लिए चर्चा शुरू की गौरव गोगोई ने, लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो है मणिपुर के विषय पर अपनी बात रखनी शुरू की तो पूरा विपक्ष भाग खड़ा हुआ। जो उनके पास राइट टू रिप्लाई था उसका भी सदुपयोग नहीं किया विपक्ष ने। तो ये सकारात्मकता है कि नकारात्मकता है? जितने भी बार जो है जब भी सत्र आहूत हुआ है संसद जी, हर सत्र में किसी न किसी प्रकार का मुद्दा उठा के हंगामा खड़ा करना एक सकारात्मक। आपका ऑडियो डिप और सब छोड़ दीजिए आप, उसके पहले भी 2004 से श्रीमान राहुल गांधी संसद के सदस्य। इस ऑडियो प्रॉब्लम को दुरुस्त कर लेते हैं, दोबारा आपके पास आऊंगा। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले जो बयान आया वो हमने अपने दर्शकों को दिखाया, जिसमें बड़ी नसीहत है ऑपोजिशन की। और जैसे ही वो सदन के अंदर पहुंचते हैं, नारे लगते हैं, तीसरी बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। कैसे देख रहे हैं आप इन तस्वीरों को, कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जिसको कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री के तौर पर वो ये कोशिश करते हैं एक बेहतर फेस, बेहतर चेहरा वो दिखाने की, उसको आगे लाने की। कई बार उनकी सलाह विपक्ष के तौर पर तो ठीक नहीं लगती है, क्योंकि विपक्ष को लगेगा अगर हम चिल्लाएंगे ही नहीं, अगर हंगामा नहीं करेंगे, और ठीक बात है, सरकार की आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन इसमें एक सबसे जरूरी बात क्या है? एक सबसे जरूरी बात यह है कि देश इस वक्त अपने आप को दुनिया में बहुत बेहतर स्थिति में देखता है। वैसे में जब आप आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री की आलोचना करने लगते हैं, जब आप निजी टिप्पणियां, पनौती कहने लगते हैं, निजी तरीके से हमला कर लेते हैं, तो वो नुकसान करने लगता है। सरकार की नीतियों की आलोचना, उसके लिए संसद सत्र है, उसके लिए सड़क भी है, उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं। और एक बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी अब आक्रामक बहुत ज्यादा है। अब आप आज मैंने पहली बार, जब तक सत्र के पहले जितने मैंने प्रधानमंत्री के जो भाषण कह लीजिए, बात कह लीजिए जो वो रखते हैं, उसमें ये आक्रामकता नहीं थी। और अब जिस तरह से सदन के भीतर बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, तो एक तरह से कहें कि सत्ता पक्ष इतना आक्रामक है कि शायद विपक्ष के लिए अब उसको जवाब देने का दूसरा तरीका खोजना पड़ेगा। जी हाँ, राजेश जोशी भी हमारे साथ हैं। राजेश जोशी जी, अभी हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बेहतर कोशिश करने की के लिए बयान भी दे रहे हैं, लेकिन अग्रेसिव भी दिखाई दे रही है बीजेपी। होगी भी, जाहिर सी बात है, जिस तरह की जीत दर्ज कर वो यहाँ पर पहुंचे और संसद में भी जिस तरह से उनका स्वागत हुआ है। लेकिन उस अग्रेसिव अप्रोच के साथ अगर जीत को लेकर इस तरह से आगे बढ़ेंगे और विपक्ष अपना काम ना करे, विपक्ष भी सकारात्मक ही हो जाए, तो फिर विरोध कौन करेगा और फिर ये बात आगे कैसे बढ़ेगी देश में राजनीति की? नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना काम किया, वो अपने स्टाइल में विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं, विपक्ष को एक तरह से सवालों के कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमेशा करते रहे हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनसे संकेत चला जाता है कि वो कुछ ऐसे मूल्यों का समर्थन करते हैं जिनका वो विपक्ष के लिए चाहते हैं कि विपक्ष उनको ना करे। जैसे रमेश बिधूड़ी का मामला था, उसमें रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह की ज़बान का इस्तेमाल किया वो सबके सामने है, लेकिन उनको जिम्मेदारी दे दी गई राजस्थान के उसमें। तो या और बग्गा हैं, उनको जो उनके ऊपर तमाम केसेस हैं, लेकिन उनको पार्टी में ऊपर उड़ा दिया गया। मतलब इसका ये है कि नसीहत जो है वो विपक्ष के लिए है, लेकिन हम जो करेंगे वही करेंगे जो हमारी पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। और राजनीति तो इसी का नाम है, इसी राजनीति को नरेंद्र मोदी साधना जानते हैं कि किस तरह से साध सकते हैं। अब राहुल गांधी जब गले लगते हैं वहाँ पे प्रधानमंत्री के संसद के अंदर, उसका कुछ असर नहीं होता है, क्योंकि वो बाद में आंख दबा देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो आप
कैरी कर ले जाते हैं उसका असर होता है। प्रधानमंत्री इसको बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। बिल्कुल। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज ये कही गई है कि अगर गुड गवर्नेंस हो तो वो एंटी इनकम्बेंसी को इररिलेवेंट बना देता है। इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन देखिए 3 राज्यों में बीजेपी की जो महाविजय हुई है और कांग्रेस की हार के बाद सबसे बड़ा सवाल इंडिया गठबंधन को लेकर भी खड़ा हो गया है। अब इस गठबंधन का क्या होगा? गठबंधन में शामिल दलों का कांग्रेस को लेकर रुख क्या होगा? क्योंकि 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी ने 2024 का भी एजेंडा सेट कर दिया है। 2024 की हैट्रिक का वो जिक्र करते हैं। ऐसे में क्या होगा उस पर आइए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। बड़े सवाल क्या है? 3 राज्यों में हार के बाद इंडिया गठबंधन का अब क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगा? 2 राज्य गंवाने वाली कांग्रेस का इंडिया गठबंधन में कद अब क्या होगा, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। 3 राज्यों में हार के बाद इंडिया का क्या होगा, ये तो हम बता ही रहे हैं। 2 राज्य गंवाने वाली कांग्रेस का इंडिया गठबंधन में क्या होगा? 2023 का प्रदर्शन 2024 में क्या बीजेपी दोहराएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो अभी जीत दर्ज की है क्या यही वो 2024 में कर पाएंगे? 23 में जीत की हैट्रिक से 24 में हैट्रिक की गारंटी हो गई है क्या? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी जो जीत की हैट्रिक है वो 2024 की जीत की हैट्रिक की गारंटी है। बीजेपी की लेकिन महाविजय पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया। बीजेपी की जीत 2024 की हैट्रिक की गारंटी है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल। भ्रष्टाचारियों को जनता ने नकार दिया है, ये कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जीत को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि यही जीत 2024 की हैट्रिक की गारंटी भी है। जीत की गारंटी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम लोगों को गारंटी देते हैं, साथ ही भ्रष्टाचारियों को जनता ने नकारा है। ये बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया विपक्ष पर। बीजेपी की महाविजय पर प्रधानमंत्री मोदी का यह बड़ा बयान, जिसमें बीजेपी की जीत को उन्होंने गुड गवर्नेंस के साथ भी जोड़ा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में 0 टॉलरेंस बन रही है। और हमारे साथ मेहमान सभी जुड़े हुए हैं। प्रियंका जी, लेकिन भ्रष्टाचारियों को नकार दिया है, साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि गुड गवर्नेंस अगर हो तो एंटी इनकम्बेंसी रेलेवेंट ही नहीं रहती, और इस वजह से जीत दर्ज की है। देखिए, जिन मुद्दों पर हम चुनाव के मैदान में थे वो मुद्दे थे गांव गरीब किसान के मुद्दे, बेरोजगार के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे। जिन मुद्दों पर हम गए थे वो जनता के मुद्दे थे। पर ठीक है, हम अपनी बात जनता तक उस तरह पहुंचाने में असमर्थ रहे। ये बात, इसमें कोई गुरेज नहीं है बोलने में, उसमें हम आत्ममंथन करेंगे। परंतु अगर बात की जाए भ्रष्टाचार की, तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी को बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आज सभी भ्रष्टाचारी उनकी वॉशिंग मशीन से धुलकर उनकी पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं। मंच से जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, अगले ही दिन उन्होंने उप मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद लाल डायरी का जिक्र हुआ, पर लाल डायरी थी कहाँ, कौन उसमें क्या था, कुछ पता नहीं। और भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो देखिए, आप ईडी के जो खुद के अधिकारी है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो अन्य स्टेट हो, वहां खुद पकड़े जाए। तो भ्रष्टाचार तो कहीं ना कहीं सब जगह व्याप्त है। उसको खत्म करने की जो गारंटी ली थी वो कहाँ? आपने तो कहा था कि काला धन निकला जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, आरोप यही लगता है कि आप भ्रष्टाचार को तो मिटाना चाहते हैं, लेकिन विपक्षियों के। जी नहीं, भ्रष्टाचार, हम हर भ्रष्टाचारी का भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं भाई। अब श्रीमती सोनिया गांधी 420 की केस में बेल पर है कि नहीं है, और उसके बाद भी कांग्रेस का नियंत्रण उनके पास है कि नहीं है। श्रीमान राहुल गांधी 420 की केस में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा संस्थापित समाचार पत्र के जो है गबन का मामला सीधा सीधा है। उनको आज तक जो है कांग्रेस ने अपना नेता मानने से इंकार भी। कमलनाथ इनके सबसे बड़े चेहरे थे, मोजरमेयर के मामले में वो अभियुक्त रहे हैं और उनका परिवार रहा है। उसके बाद 238 करोड़ रुपए उनके पीए के यहाँ से मिलता है। अशोक गहलोत का परिवार, वैभव गहलोत के यहाँ से खुद जो है छापा पड़ता है। उनके खुद के भाई जो है खाद घोटाले में पकड़े जाते हैं। भूपेश बघेल 508 करोड़ रुपए जो है वो ले लेते हैं जो सट्टेबाजों से। गोबर में घोटाला वो कर दे, शराब में घोटाला वो कर दे। 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले कांग्रेस के कार्यकाल में हो जाए।
जहां उनकी सरकार है वहां सारे के सारे भ्रष्टाचार हो जाए। और जिन अजीत पवार की बार बार बात करती है, अजीत पवार के खिलाफ मामला किसने वापस लिया था? उद्धव ठाकरे की सरकार थी ना, और उस उद्धव ठाकरे की सरकार में शामिल कौन था? शामिल थी कांग्रेस ना। कांग्रेस ने क्यों आपत्ति नहीं की? और इनके यहाँ जो है भ्रष्टाचारी, जब इनका सर्वोच्च नेतृत्व ही भ्रष्टाचारी है, तो वो जिसके खिलाफ मामले इनकी सरकार वापस ले ले, उसको ये कहेंगे ड्राई क्लीन हम कर रहे हैं। वाह, गजब है भाई। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मतलब भ्रष्टाचार, मेरा भ्रष्टाचार, तुम्हारा भ्रष्टाचार, किसका भ्रष्टाचार? जनता लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करवाना चाहती है, लेकिन कौन से और फैक्टर्स थे जिन्होंने जीत दर्ज करवाई है वो भी बता देते हैं। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी की जीत कितनी बड़ी है और मध्य प्रदेश और राजस्थान में जीत का बड़ा फैक्टर क्या रहा है। साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि 2024 में अभी तक देश भर में बीजेपी की जीत का ग्राफ क्या रहा है। तो देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर 2014 से 2023 तक सत्ता में किस तरह से 2024 की जो गारंटी है उसका गणित क्या है। देखिए, 32 राज्यों में 58% इलाका बीजेपी के पास है, जहां पर 57% आबादी है। मध्य प्रदेश में जीत का फैक्टर देखिए क्या कहता है। 35 सीट में से 26 पर जीत दर्ज की है, और जो एसटी फैक्टर है, एससी फैक्टर और एसटी फैक्टर, 35 सीटें हैं एसटी फैक्टर की, जिनमें से 21 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। और इसी तरह से देखिए, ओबीसी फैक्टर 18 सीट हैं, जिनमें से 11 पर जीत दर्ज की है बीजेपी ने, तो ज्यादातर सीटें उनके पक्ष में गई हैं। बिल्कुल। और राजस्थान में जीत का सूत्र देखिए, महिलाओं का भरोसा, जिसका जिक्र भी किया पीएम मोदी ने अपने भाषण में। युवाओं का साथ, महंगाई पर घेराबंदी और भ्रष्टाचार पर सीधा आघात, ये राजस्थान में जीत का फॉर्मूला माना जा रहा है। कुल मिलाकर जो बड़ी बातें रहीं वो ये कि सबका साथ 2024 में सफलता का राज बनेगा क्या, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र कल बीजेपी हेडक्वार्टर में दिए अपने भाषण में किया था कि सबका साथ मूल मंत्र रहा इस जीत का। पीएम मोदी ने कल विजय के बाद अपने संबोधन में 2024 का एजेंडा भी सेट कर दिया। कैसे, देखिए। आज हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है। आज हर वंचित के मन में भावना है कि चुनाव वह खुद जीता है। आज हर किसान यही कहता है, ये चुनाव हर किसान जीता है। आज हर आदिवासी भाई बहन ये सोचकर खुश है कि उसने जिसे वोट दिया वो विजय उसकी अपनी है। आज हर फर्स्ट टाइम वोटर बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि मेरा पहला वोट मेरे विजय का कारण बना है। इसी जीत में हर महिला अपनी जीत देख रही है। इसी जीत में बेहतर भविष्य का सपना देखने वाला हर युवा अपनी जीत देख रहा है। और अब आपको 3 राज्यों में मिली जीत की इनसाइड स्टोरी भी बताते हैं कि बीजेपी को इतनी बड़ी जीत कैसे मिली, साथ ही 2024 में कैसे बीजेपी कमाल कर सकती है, उसे भी आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, 2024 की गारंटी की इनसाइड स्टोरी क्या है। 3 राज्यों में बंपर जीत हुई है। हर राज्य में अलग रणनीति थी बीजेपी की। ऐसा नहीं है कि एक ही रणनीति हर जगह लागू की गई हो। घोषणा पत्र में मोदी वाली गारंटी शामिल थी और उसको बार बार लोगों को बताया भी गया कि जो मोदी कहते हैं वो गारंटी होती है। लाखों पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक, यानी बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया गया। काफी पहले उम्मीदवार उतारना भी बीजेपी के पक्ष में गया। बिल्कुल, इनसाइड स्टोरी इस वक्त आपके सामने है। हर बूथ पर माइक्रो मैनेजमेंट, जिसमें बीजेपी बहुत शानदार काम करती है, ये हम जानते हैं। लोकसभा चुनाव में सिर्फ मोदी चेहरा, विपक्ष की तरफ से कोई मजबूत फेस नहीं है। जब यह सवाल पूछा जाता है कि इधर नरेंद्र मोदी हैं, उधर कौन है, तो जवाब नहीं आ पाता है। अलग थलग राज्य, अलग रणनीति, और कई बड़े राज्यों में पहले से ताकतवर होती बीजेपी।
और जैसा कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि अगर गुड गवर्नेंस है तो वो एंटी इनकम्बेंसी को भी हरा देता है, एंटी इनकम्बेंसी को इररिलेवेंट। और वही देखिए कहा भी गया 10 सालों में कोई भ्रष्टाचार नहीं, ये दावा बीजेपी का, और इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना कि गुड गवर्नेंस हमने किया है और इस वजह से लोगों ने एक बार फिर हमें चुना है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, क्या यहां से बीजेपी के लिए चुनौतियां भी बहुत हैं 2024 में, क्योंकि विधानसभा चुनावों में जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये हैट्रिक की गारंटी है, लेकिन हैट्रिक की गारंटी हो ऐसा जरूरी भी नहीं है, क्योंकि कई बार विधानसभा चुनाव में जब जीत हुई है पहले का अगर इतिहास उठा के देखें तो जरूरी नहीं कि लोकसभा में जीत हो। देखिए, सारी परंपराओं को खंडित करके जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रचंड जनादेश प्राप्त करने के लिए जाने जाते हैं। 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, 2024 का चुनाव हो। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नारा लगाया गया 272 प्लस, तो सारे पत्रकार हंस रहे थे। कांग्रेस का हंसना तो समझ में आता था, सारे चुनावी विश्लेषक उस पर जो उसका जो है ठिठोली कर रहे थे। इसी तरह से जब 2019 में 300 प्लस का नारा लगाया गया तो जितने भी चुनावी पंडित थे सब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ बढ़ रही है, तो घटने वाली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 300 प्लस किया। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं कि हम हैट्रिक लगाएंगे तो उसके पीछे एक सुचिंतित योजना होती है। प्रेम शुक्ला जी, आप हमारा जैसे आप अभी स्टोरी बता रही थी, प्रवक्ता के साथ हम जो है बूथ दर हैं, बूथ हम काम करते हैं। नंबर भी बता दीजिए चलिए अभी जी, फिर वापस पूछ लेंगे लोकसभा जब चुनाव होंगे तब। कितना इस बार कितना होगा? भारतीय जनता पार्टी 350 प्लस करेगी और एनडीए 400 का लक्ष्य जो है पार करेगी इस बार। 350 प्लस, बहुत बड़ा आंकड़ा दे दिया आपने प्रेम शुक्ला जी। देखिए, प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। प्रियंका जी, देखिए इस वक्त जो जोश है वो 7वें आसमान पर नजर आ रहा है बीजेपी का इन 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद। लेकिन इधर हम क्या देख रहे हैं? इधर देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता जो हैं, अलग अलग दल जो है वो आपस में ही भिड़े पड़े हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि भाई अब कमलनाथ को पता चल गया कि अखिलेश यादव कौन है। ऐसे में कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे? बीजेपी के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के सामने आ पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जिन मुद्दों के तहत हम इस बार 24 के लोकसभा चुनाव में जाएंगे वो मुद्दे जो है जनता से जुड़े मुद्दे हों, चाहे वो ओपीएस का मुद्दा हो, चाहे वो जातीय जनगणना का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, और चाहे नौजवानों को बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो। ये सारे मुद्दे लेकर हम पूरी तरह से गठबंधन में अभी भी हैं। और गठबंधन में मुझे लगता है कि सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार होता है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी में ना होता हो, परंतु कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही जितने भी गठबंधन के हमारे जो मित्र होते हैं तो इन विधानसभा चुनावों ने क्या ये नहीं बता दिया कि इंडिया गठबंधन के जो अलग अलग दल हैं उनके लक्ष्य अलग अलग हैं, साथ में आप लोग नहीं रह सकते? क्या ये मैसेज नहीं है? ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई मैसेज किसी ने देने की कोशिश की। हाँ, अगर हम जो है राज्यसभा चुनाव की बात, राज्य के चुनाव की बात करें तो मुझे लगता है कि राज्य के चुनाव के लिए गठबंधन पहले ही नहीं बना हुआ था। कि 24 के चुनाव का पूरा आगाज था जिसमें पूरी तरह से हम पूरी सफल भी हैं। और आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि जो मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा, मुझे लगता है जनता उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, लेकिन क्या क्योंकि राज्य में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी क्या ये कोशिश थी कि वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चुनाव लड़ें, और अगर उन्हें समर्थन मिलता है, अगर उन्हें जीत मिलती है, मैं वापस आपके पास आऊंगी उससे पहले एक बड़ी खबर बता देते हैं। एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने बयान दिया है, जिसका मैजिक होता है चल ही जाता है, कहा है रामगोपाल यादव ने। संवाददाता ने पूछा था कि मोदी मैजिक चला क्या, इस पर उन्होंने कहा कि जिसका मैजिक होता है वो चल ही जाता है, यानी स्वीकार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक है जो चल गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मन में क्या है उसको लेकर, इंडिया अलायंस को लेकर भी बयान समाजवादी पार्टी के सामने आ चुका है। तो हर्षवर्धन जी, फिर वही सवाल, रामगोपाल जी कह रहे हैं कि जिसका मैजिक होता है चल जाता है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर रही थी कि वो अपनी मैक्सिमम ताकत के साथ आए, बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए? अब क्या होगा इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि देखिए सभी हमलावर हैं। नहीं, मुझे लगता है सुमेरा, सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जाना चाहिए, क्या ऐसा कोई अलायंस अस्तित्व में है क्या? 12 जून की बैठक टली, 23 जून की बैठक हुई, उसके बाद बेंगलुरु में मिले, फिर मुंबई में मिले। उसके बाद क्या हुआ? नीतीश कुमार बिहार की एक सभा में लगभग रुआंसे से हो गए, कह रहे हैं ये कांग्रेस को चिंता ही नहीं है, गठजोड़ कोई नहीं कर रहा है। कमलनाथ ने अखिलेश जी के लिए जो कहा, अखिलेश जी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए जो कहा,
उसको हम लोग यहाँ बार बार टीवी पर न बोले तो अच्छा रहे, क्योंकि सब परिवार में लोग देखते हैं। हर्षवर्धन जी, सवाल यहाँ यही है कि क्या गठबंधन नाम की कोई चीज, कोई भावना है भी? सबसे बड़ा सवाल यही। अब ऐसा लग रहा है कि वापस उसे जीवित करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन राम गोपाल जी क्या कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं और फिर प्रियंका जी से इस पर जवाब भी लेंगे। जो चल गया, एक मिनट सर, इधर कैमरे, जो चल जाता वो चली जाता। सर एक मिनट सर, मोदी मैजिक है जो चल गया, एक मिनट सर, इधर कैमरे, जो चल जाता वो चली जाता। सर एक मिनट सर। तो देखिए, प्रोफेसर रामगोपाल यादव मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि जिसका मैजिक होता है चल ही जाता है। बहरहाल गठबंधन को लेकर, क्योंकि इंडिया गठबंधन का हम जिक्र कर रहे हैं, इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आया है। हमने सभी दलों की बैठक बुलाई है, ये कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। 6 दिसंबर को दिल्ली में चौथी बैठक होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। बैठक के बाद आगे का निर्णय लेंगे, ये कहा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक 6 दिसंबर को दिल्ली में होने जा रही है, ये बताया गया। मीटिंग बुलाया हूं ऑल पार्टी का, तो ऑल पार्टी के मीटिंग में जो डिसाइड होता क्या करना आज क्या नहीं करना, उसके लिए हम बैठ रहे अभी 10 o'clock, 8:45, सॉरी 9:45, तो फिर उसके बाद जो भी होगा। 6 दिसंबर को होगी बैठक के बाद आगे की रणनीति बनेगी। हर्षवर्धन जी अभी पूछ रहे थे कि है कहाँ इंडिया गठबंधन। देखिए बैठक भी तय हो गई। राजेश जी, क्या समय गंवा दिया गया है, जो अभी समय गंवाया गया, या यहीं से एक बार फिर शुरुआत हो जाएगी इंडिया अलायंस की? देखिए, जख्म अभी ताज़ा है। भारतीय जनता पार्टी जीती है, कांग्रेस की हार हुई है, इसलिए इस वक्त माहौल थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पूरा रेला बह रहा है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि किसी भी चुनाव को इतने महीने पहले प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी गलती कभी नहीं करेगी कि इस जो रेला बह रहा है उसमें वो कंप्लेसेंट हो जाए। वो चुनाव के लिए, उसको 2024 के चुनाव के लिए एक ऐसा फैक्टर अब भी चाहिए जो 2019 के चुनाव के लेवल पर उसको पहुंचा दे। 2019 के पहले क्या हालत थी? बहुत ज़्यादा आलोचना होती थी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की, लेकिन उस वक्त ये जो अक्रॉस द बॉर्डर जो स्ट्राइक हुई थी उसकी बात है, फिर पुलवामा हुआ, फिर पूरा उसका राष्ट्रवाद का एक ज्वार हुआ। उस तरह का ज्वार तो चाहिए ही चाहिए। तो राजेश जी, राम मंदिर, गारंटी, राशन, ये सब सुनिश्चित नहीं करते हैं बिल्कुल उसको, या कुछ और भी चाहिए होगा, एक और एक्स फैक्टर? ये मैं कह रहा हूँ, एक एक्स फैक्टर जो है, ये तो सब है ही है, जो गारंटी है, मोदी की गारंटी है, उसका तो उसको मिलेगा ही, और माहौल जो बना है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो मिलेगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनको इस बात का ध्यान वो रखेंगे ही कि ये जो जातीय जनगणना है इसको अभी वो खारिज नहीं करेंगे। इस पर वो कास्ट के ऊपर क्लास की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं बूमरैंग ना हो जाए, जातियों में ये मैसेज ना चला जाए कि आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, दलितों का, ओबीसी का, ये मैसेज अगर चला जाएगा तो पलट जाएगा ये मामला। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं। नतीजों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया है। 2024 के चुनाव में बीजेपी आएगी, कहा है राजनाथ सिंह ने। 2024 में और अधिक सीट आएंगी, ये भी दावा किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। हुई है सर, कैसे देखते हैं सर? सर 3 राज्यों में बीजेपी की जिस तरह हैट्रिक हुई है, कैसे? बहुत ही शानदार चलते रहे। मोदी जी का मैजिक बरकरार है जिस तरह से। अब लगता है सारे देश ने ये माइंड मेकअप कर लिया है। ये पॉजिटिव साइन है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी गाड़ी देख के आराम से क्लियर मेजॉरिटी से गवर्नमेंट में। तो 2024 में और ज्यादा सीटें आएंगी बीजेपी की, ये कह रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन आपने सुना कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी ये कहा जा रहा है, एक तो इंडिया गठबंधन की अगली मीटिंग कब है, तारीख बता दी गई है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि भाई राज्यों में समीकरण अलग हैं, केंद्र में समीकरण अलग हैं। राज्यों में अगर सिर्फ फुटअव्वल नजर आई इंडिया गठबंधन के दलों में, तो इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। देखिए, एग्जिट पोल के पहले ये सब कह रहे थे कि राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, केंद्र में उसके बाद फिर ये सेमीफाइनल है, फिर फाइनल हो जाएगा, यही कह रहे थे। अभी एग्जिट पोल के परिणाम आने के दिन से लेकर परसों तक सारे कांग्रेसी प्रवक्ता यही बात कर रहे थे, और तब हम लोग ये कह रहे थे कि भाई देखिए, हर चुनाव अपने आप में फाइनल होता है,
हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी तो नगर निगम के चुनाव को, पंचायत के चुनाव को भी फाइनल चुनाव मानती है, क्योंकि उसका वो पंचायत का फाइनल चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव विधानसभा का फाइनल चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, हर चुनाव की रणनीति बनाई जाती है और हर चुनाव के लिए पूरे जोश खरोश के साथ, पूरे परिश्रम के साथ पन्ना प्रमुख से लेके आदरणीय प्रधानमंत्री तक हर कोई काम करता है। जी, एक बात हम जो है स्वीकार करेंगे, जो प्रधानमंत्री ने कही कि सर्दी भले ही धीमे धीमे आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है और 2024 की चुनाव की राजनीतिक गर्मी हम सब महसूस कर रहे हैं, सभी राजनीतिक दल महसूस कर रहे हैं।